क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वो कुछ देर चलने के बाद अपने आप रुक क्यों जाती है? कौन सी शक्ति है जिसने उस फुटबॉल को रोक लिया? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो हमारी जो साइकिल है वो कुछ देर चलने के बाद अपने आप रुक जाती है? क्या आपने कभी सोचा कि किस शक्ति ने उस साइकिल को रोका? क्या आपने कभी सोचा कि जब हम चल रहे होते हैं और हमारे पैरों के नीचे अगर केले का छिलका आ जाए तो हम गिर जाते हैं? हम क्यों गिरे? किसने गिराया हमको? क्या आपने कभी सोचा कि मैंने ये बोतल उठा ली, जैसे तो आप भी अपने घर पे गिलास उठाते हैं, बोतल्स उठाते हैं, तो वो हमारे हाथ से स्लिप क्यों नहीं हो रहे? कौन सी शक्ति है जो हमारी हेल्प करे इसको पकड़ के रखने में, इसको होल्ड करके रखने में? क्या आपने कभी सोचा कि हम जब पेपर के ऊपर लिख रहे होते हैं तो हमारा पेन जो है वो स्लिप क्यों नहीं कर रहा? क्या आपने कभी इन चीजों के बारे में सोचा? नहीं सोचा? तो आज सोचते हैं और ढूंढते हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो इन सब चीजों को करवा रही है। तो हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है नीतू मान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एएस कैंपस। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन, उसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, अपनी जो डेली लाइफ है, जो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसके अंदर ये चैप्टर, फ्रिक्शन जो चैप्टर है, ये हर कदम पे यूज हो रहा है। हम चल क्यों रहे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, हम गिर क्यों नहीं रहे हैं, कहीं हम गिर रहे हैं तो हम क्यों गिर रहे हैं, हम लिख रहे हैं तो हम किस शक्ति के कारण हम लिख पा रहे हैं, हमने गिलास उठा रखा है तो कौन सी शक्ति है जो हमको उस गिलास को उठाने में हेल्प कर रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो आज बेटा हम इन सब क्वेश्चंस का आंसर लेने वाले हैं, हम इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं और हम अपना ये नया चैप्टर बहुत ही एनर्जी के साथ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो चलिए बेटा, जल्दी से अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत मजे करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा, जल्दी से अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं, फ्रिक्शन। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, Why any ball moving on a surface stops after traveling certain distance without the act of external force? कोई बॉल है, उसको हमने किक कर दिया, ठीक है, हमारी बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके बाद हमारी बॉल अपने आप रुक गई। वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था जिसने उस बॉल को रोका हो, हमें कुछ नहीं दिखा, हमें ना कोई पर्सन दिखा, ना हमें कुछ और दिखा जिसने उस फुटबॉल को रोक लिया। तो कौन सी फोर्स ने उस फुटबॉल को रोक लिया? सेकंड क्वेश्चन, वाई व्हीकल्स स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? जब कोई व्हीकल चल रहा है, गाड़ी चल रही है, हम ब्रेक्स लगाते हैं तो अपना जो व्हीकल है वो, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो किसने रोका? कौन सी फोर्स आई वहां पे जिसने उस व्हीकल को रोक लिया? ठीक है। अगर थर्ड क्वेश्चन, वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्मूथ एंड वेट फ्लोर? कई बार घर में ये होता है ना कि कहीं पे पानी गिर गया तो हम बोलते हैं ना, ध्यान से चलना, वहां पे गीला है, आप गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? कौन सी फोर्स है जो हमको वहां पे गिरा देगी? किसी ने हमको धक्का मारा? नहीं, धक्का तो नहीं मारा, लेकिन फिर भी हम गिर जाते हैं। तो कौन सी फोर्स है जो हमको गिरा रही है ना? फोर्थ क्वेश्चन, वाई वी फॉल व्हेन वी स्टॉप ऑन बनाना पील? कोई केले का छिलका आ गया पैर के नीचे, हम फिर से गिर जाते हैं। किसी ने धक्का दिया? किसी ने धक्का नहीं दिया, हमको तो कोई नहीं दिखा, सिर्फ बनाने के छिलके पे पैर आए और हम गिर गए। तो किस फोर्स ने हमको गिरा दिया? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। कौन है वो कुछ? दैट कुछ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही वो शक्ति है जिसने हमारी फुटबॉल को रोक लिया, यही वो शक्ति है जिसने हमको गिरा दिया, यही वो शक्ति है जो हमारी गाड़ियों को रोक रही है, यही वो शक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? तो बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक फोर्स होती है। क्या होता है? फ्रिक्शन एक टाइप ऑफ फोर्स होती है। फ्रिक्शन जो होता है बेटा, ये कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है ये? कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं फोर्स और प्रेशर के चैप्टर में। जो फोर्स होता है बेटा वो दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉन्टेक्ट एंड वन इज नॉन कॉन्टेक्ट, है ना? जो कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं ये वो वाले फोर्स होते हैं कि इनको लगने के लिए दो सरफेसेस के बीच में मान लो कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, तो उन दोनों सरफेसेस को या उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, वो जो भी चीज है जिनके बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ
टच में आना, कांटेक्ट में आना जरूरी है। अगर वो चीजें कांटेक्ट में नहीं आके एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, देन दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इफ दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर बाय रिमेनिंग इन कॉन्टेक्ट, अगर वो कॉन्टेक्ट में आके फोर्स लगा रहे हैं तो बेटा देन दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स। और अगर वो दूर दूर से लगा रहे हैं, उनको एक दूसरे को छूने की जरूरत नहीं है, वो दूर से भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कौन से टाइप का फोर्स होता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो जो अपना फ्रिक्शन है बेटा, फ्रिक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टेक्ट फोर्स का। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब है कि जहां पे फ्रिक्शन काम करेगा, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा या जिन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा, उन दोनों को एक दूसरे को टच करना, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना कंपल्सरी है। आई आपको ये बात समझ में? ठीक है। अब ये फोर्स होती क्या है, इसका नेचर तो हमने जान लिया कि ये कॉन्टेक्ट फोर्स है। अब कहते किसको है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? होता क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? देखिए बेटा, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन। ये है इसका की पॉइंट। फ्रिक्शन वो वाला फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। उसको पसंद नहीं है मोशन, रिलेटिव मोशन उसको पसंद नहीं है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। कोई भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में है बेटा, उनके बीच में रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है। अब आप सोचेंगे कि मैम रिलेटिव मोशन क्यों बोल रहे, आप मोशन क्यों नहीं बोल रहे, है ना? मोशन होता है बेटा कि जैसे मैं यहां से चली और मैंने ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मेरी पोजीशन में चेंज आ गया, तो मतलब मैंने क्या किया है? मूव किया है, मैंने मोशन किया है। पोजीशन में चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या है? मोशन है। बट जो रिलेटिव मोशन होता है बेटा, वो कंपैरिजन होता है। रिलेटिव मोशन क्या होता है? कंपैरिजन होता है। अगर तुम बात करो कि मैं जो है इस पैनल के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में? इस पैनल के रेफरेंस में मैं कहाँ पे हूँ? इस पैनल के रेफरेंस में मैं मूव कर रही हूँ। इस पैनल के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे, या किसी और कोई मेरे साथ मूव कर रहा है, वो मेरे से कम स्पीड में मूव कर रहा है, मैं भी मूव कर रही हूँ, तो उसके साथ मेरा क्या है? रिलेटिव मोशन है। आई आपको बात समझ में? रिलेटिव मोशन बेटा कंपैरिजन में होता है। खाली मोशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट का होता है, उसमें कंपैरिजन नहीं होता कि आप पहले यहाँ थे, इतने 5 मिनट के बाद आप वहां पे पहुंच गए, तो वो मोशन अलग है। लेकिन जो एक रिलेटिव मोशन होता है वो कंपैरिजन होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में वहां पे थे, आप उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अभी वहां पे हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी भी हो सकता है, और वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में भी हो सकता है। आई आपको बात समझ में? तो जो फ्रिक्शन होता है बेटा, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन जो होता है, ये दो के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। और वो जो कंपैरिजन हो रहा है, जैसे मान लो हम बस में बैठे हैं, हम बस में बैठे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो हमारी बस के बाहर मान लो कोई गाड़ी है, वो हमारी बस से स्लो स्पीड में चल रही है, तो अब जो हमारा मोशन है वो उस गाड़ी के साथ जो अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो अपना रिलेटिव मोशन है गाड़ी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव मोशन, जहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपैरिजन आ जाता है, और वो जो दूसरा है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो रेस्ट पे भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होता है बेटा, फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो रिलेटिव मोशन को क्या करती है? अपोज करती है बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में होना बहुत जरूरी है दो सरफेसेस का, तभी ये फोर्स जो है ना ये अपना रोल प्ले करती है। अगर दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, तो फिर वहां पे फ्रिक्शन लागू नहीं होता। आई आपको बात समझ में? तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर मैं उधर जा रही हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की साइड लग रहा है, अगर मैं किसी चीज को उधर पुश कर रही हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस अप्लाइड फोर्स। जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करता है, ठीक है। अगर मैं इधर फोर्स लगा रही हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस फोर्स को अपोज करेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बेटा मेरे पास एक बॉक्स है, ये क्या है? मेरे पास एक बॉक्स है। बॉक्स कहाँ पे है? इस फ्लोर के ऊपर है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, इस फ्लोर के ऊपर मेरा बॉक्स रखा है, ठीक है। तो दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में है, इस बॉक्स का और ये नीचे वाला, ये दोनों सरफेसेस यहाँ से
ये जो इतना एरिया है, यहाँ से ये दोनों सरफेसेस क्या हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। अब बेटा यहाँ से हमने क्या करा, फोर्स लगाया इस बॉक्स के ऊपर, हम इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं, हम इस बॉक्स को क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उस साइड हम इसको पुश कर रहे हैं, हम इसको उधर मोशन करवाना चाहते हैं। अब ये जो मोशन है ये इसके रेफरेंस में रिलेटिव मोशन है। अगर खाली अकेले बक्से की बात कर रहे हैं तो वो मोशन है कि उसकी पोजीशन अभी यहाँ थी अभी वहां है, लेकिन इस फ्लोर के कंपैरिजन में, इस फ्लोर के कंपैरिजन में ये जो बक्सा जा रहा है, ये जो बॉक्स जा रहा है, ये बॉक्स इस फ्लोर के कंपैरिजन में रिलेटिव मोशन में है। ठीक है, तो अब हमने इसको इधर धक्का मारा इस बॉक्स को, तो हम इस बॉक्स को उधर मूव करवा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा इधर लागू होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेगा मत धक्का मारो, मुझे पसंद नहीं है मोशन, वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, रुकावट डालने की कोशिश करेगा कि धक्का मत मारो। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, और कहाँ पे काम करेगा, जितने हिस्से में वो उसके साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, वहां पे इतने हिस्से में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, इस इतने हिस्से के अंदर। ठीक है, तो मोशन हम उधर करवाना चाह रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। रिलेटिव मोशन कौन सा मोशन, वो मोशन जो किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन में है। ठीक है, वो जो दूसरा है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है, और वो मोशन में भी हो सकता है। उस मोशन को, उस रिलेटिव मोशन को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, और किस डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, मैं आपके लिए एक एनिमेशन वीडियो लेके आई हूँ, इस वीडियो से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये अपना एक बॉक्स है, उसको ये जो पर्सन खड़ा है ये पुश करना चाहता है। ठीक है, ये इसने इस बॉक्स को पुश करना स्टार्ट करा, फोर्स लगा रहा है ये उस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये जो सरफेस है ये नीचे से किसके कांटेक्ट में है, ये जो नीचे फ्लोर है, जो रोड हमको दिख रहा है, इसके कांटेक्ट में है। तो जो ये रोड है बेटा, इसके कंपैरिजन में ये जो मोशन हो रहा है, इस बॉक्स के मोशन को फिर हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन बोलेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर मोशन उस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडी और सरफेस आर इन कांटेक्ट टू ईच अदर एंड हैविंग रिलेटिव मोशन नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी दो बॉडी या कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो सरफेस जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा हो, रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो वहां पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ये देखिए बेटा, friction is the force that acts when one object tries to move or slide over the surface of another object। देखिए, ये मेरा हाथ है, ये स्टेशनरी है, मैं इसको हिला नहीं रही हूँ, इसके ऊपर से मैं कुछ मूव करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेटा, ये एक्ट करता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव, एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है या स्लाइड करना चाहता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो वहां पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेटा, ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों में होता है। सॉलिड्स भी लगाते हैं इसको, लिक्विड भी और गैसेस भी, तीनों जगह पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। लेकिन मैक्सिमम ये किस में लगता है, मैक्सिमम ये सॉलिड्स के अंदर लगता है, और मिनिमम किसके अंदर लगता है, गैसेस के अंदर लगता है। ठीक है, आज के बाद आप याद रखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। देखिए बेटा, अब है जो फ्रिक्शन है उसका कोज क्या है, कारण क्या है, किस वजह से वो हो रहा है, किस वजह से जो हमारा रिलेटिव मोशन है वो उसको अपोज कर रहा है, वो रुक रहा है, क्या कारण है। ठीक है, अब हम जानते हैं कोज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण, कोज ऑफ फ्रिक्शन।
देखिए बेटा क्या होता है, जो सरफेस होते हैं सॉलिड्स के, जो हमको ऐसे लगता है कि वो स्मूथ हैं, surface of solids that appear to be smoother are not actually smooth. They possesses some irregularities, that is ridges and grooves. क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है बेटा कि जो सरफेस हमको देखने में ऐसे लग रहा है ना कि ये तो स्मूथ है, वो एक्चुअल में स्मूथ नहीं होता। वहां पे बिल्कुल छोटी छोटी माइनर इरेगुलरिटीज होती हैं। इरेगुलरिटीज मतलब ऐसे किसी चीज का मान के चले कि बिल्कुल प्लेन चिकना ऐसे नहीं होता, उसमें भी क्या होती है, थोड़ी 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 जिग टाइप की इरेगुलरिटीज होती हैं। इस तरीके से दिख रहा है आपको, कुछ इरेगुलरिटीज होती है हर एक सरफेस के अंदर। वो हमको चाहे कितना ही स्मूथ दिख रहा हो, वो एक्चुअल में स्मूथ सरफेस नहीं होता। उसके अंदर क्या होती हैं, थोड़ी 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 इरेगुलरिटीज होती हैं, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि जब जैसे मान के चलो ये अपने पास एक फ्लोर है, और इस फ्लोर के ऊपर ये अपना क्या रखा है, एक बॉक्स रखा है, ये अपना बॉक्स रखा है, और हम इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इस बॉक्स का कुछ एरिया और इस फ्लोर का कुछ एरिया एक दूसरे के साथ टच में आएंगे। जी हाँ आएंगे। जहाँ पे ये है, ये एरिया इसका नीचे वाला और ये जो फ्लोर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ टच में आएंगे। अब क्या होगा बेटा, जो बॉक्स है उसका जो नीचे वाला सरफेस है जो फर्श के साथ टच में है, उसमें भी कुछ कुछ इरेगुलरिटी है, और जो नीचे फर्श है जो हमको दिख रहा है कि स्मूथ है, एक्चुअल में स्मूथ नहीं है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी क्या है, इरेगुलरिटी है। तो होता क्या है बेटा, जब एक दूसरे के ऊपर वो ऐसे मूव कर रहे हैं, स्लिप कर रहा है वो, तो उसकी इरेगुलरिटी और नीचे वाले की इरेगुलरिटी एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाती है, इंटरलॉक्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे कई बार हम कुछ ऐसे गेम खेलते हैं ना, वो एक दूसरे के अंदर वो जो बॉक्सेज वाला आता है ABCD वाला, वो एक दूसरे के अंदर ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से बेटा, जो ऊपर वाला सरफेस है उसमें भी नीचे की साइड इरेगुलरिटी है, और जो नीचे वाला सरफेस है उसमें भी इरेगुलरिटी है। तो जब वो ऐसे मूव कर रहा है तो वो इरेगुलरिटी एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है, दे गेट इंटरलॉक्ड। ठीक है, तो जब वो इंटरलॉक हो जाएंगे बेटा, तो मोशन क्या होगा, अपोज होगा। आई बात समझ में, मोशन क्या होगा, मोशन के जो होना था उसके रास्ते में कुछ रुकावट आ गई। ठीक है, ये देखिए, when these type of surfaces come in contact with other surfaces, their ridges and grooves, ये किसको बोल रहा है, ridges और grooves बेटा ये इन irregularities को बोल रहा है। देखो ये दिख रही हैं जो यहाँ पे, ठीक है, इन इरेगुलरिटीज को बोला। देखो ये ऊपर वाला बॉक्स है, ये बॉक्स जो नीचे सरफेस के साथ जो टच में है उसमें देखो ऐसे इरेगुलरिटी आपको दिख रही है ना, ये ऐसे एकदम ऐसे स्मूथ नहीं है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे इरेगुलरिटी है। ऐसे ही जो नीचे फर्श है इसमें भी क्या है, ये देखो क्या है, ऐसे इरेगुलरिटी है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, जो ये स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर से, तो ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। ये देखिए, when these types of surfaces come in contact with other surfaces, their ridges and grooves अब आपको समझ आ गया, ये इन irregularities को ही क्या बोल रहा है, ridges and grooves, they get interlocked and opposing force comes into notice which opposes the motion। तो बेटा ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, और अपोजिंग फोर्स जो मोशन का अपोज कर रही थी, दैट कम्स इनटू प्ले। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपको और समझ आएगा। मैं आपके लिए फिर से एक एनिमेटेड वीडियो लेके आई हूँ, ये देखिए, इस तरीके से वो उसके ऊपर से ऐसे स्लाइड कर रहा है, बॉक्स नीचे फर्श है, ये बॉक्स की इरेगुलरिटी है ऊपर वाली, और नीचे वाली किसकी इरेगुलरिटी है, अपने फ्लोर की इरेगुलरिटी है। तो जब ये ऐसे मूव कर रहा होता है बेटा, तो ये जो इरेगुलरिटी होती है ये एक दूसरे के अंदर ऐसे क्या हो जाती हैं, इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, और अपना मोशन क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है। ठीक है, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए जो अपना फ्रिक्शन है, अब हमको ये समझ आ गया फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का कारण क्या है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो क्या करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। कारण क्या है कि जो दो सरफेस होते हैं उनके बीच में कुछ इरेगुलरिटी होती है, जब वहां पे मोशन हो रहा होता है तो वो इरेगुलरिटी एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाती है, इसलिए मोशन क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है। ठीक है, अब हमको फ्रिक्शन और उसके कोज समझ आ चुके हैं। अब देखते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखिए
तीन फैक्टर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला है नेचर ऑफ सरफेस, की जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है। सेकंड हम बात करेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और थर्ड हम बात करेंगे रफनेस के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ सरफेस के बारे में। देखिए बेटा, सबसे पहले हम नेचर ऑफ सरफेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम मान लो किसी चीज को धक्का दे रहे हैं या अपनी तरफ खींच रहे हैं, कुछ भी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुश और पुल इज अ फोर्स, ठीक है। तो अगर अपना जो सरफेस है जिस पे हम उसको खींच रहे हैं, अगर वो स्मूथ है बेटा तो हम आराम से खींच लेते हैं, ठीक है। अगर घर के अंदर हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो हम आराम से खींच लेंगे। उसी चीज को अगर हम बाहर गली में जाके करने की कोशिश करें, गली किससे बनी है, ईंटों से बनी हुई है, ठीक है, सीमेंटेड नहीं है, ईंटों से बनी हुई है। अगर हम वहां पे जाके खींचने की कोशिश करें तो क्या हम खींच पाएंगे जितना आराम से हम अंदर खींच रहे थे फर्श पे? नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है उसकी नेचर में फर्क आ गया। अंदर का सरफेस कैसा था, स्मूथ था, बाहर का सरफेस इतना स्मूथ नहीं है, ठीक है। ये तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। किसी चीज को कोई फर्श चिकना है तो हम आराम से खींच लेंगे या आराम से धक्का दे देंगे, और वहीं अगर फर्श अपना इतना चिकना नहीं है, इतना स्मूथ नहीं है, तो ना हम उसको आराम से खींच पाएंगे ना हम उसको आराम से धक्का दे पाएंगे, ठीक है। तो ये फर्क होता है नेचर ऑफ सरफेस का। देखिए, friction is caused due to the interlocking of irregularities between the surfaces in contact। दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, उनमें इरेगुलरिटी होंगी, उनकी इंटरलॉकिंग होगी, उसी से तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो स्मूथ सरफेस होते हैं ना, उनमें जो इरेगुलरिटी होती है वो माइन्यूट होती हैं। कैसी इरेगुलरिटी होती हैं? माइन्यूट इरेगुलरिटी होती हैं। किसके अंदर? स्मूथ सरफेस के अंदर। स्मूथ सरफेस की जो इरेगुलरिटी है वो माइन्यूट है, वो बहुत छोटी छोटी है, मतलब कम है वहां पे इरेगुलरिटी। किसके कंपैरिजन में? रफ सरफेस के कंपैरिजन में। रफ सरफेस है लार्ज इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस। जो रफ सरफेस होगा बेटा उसमें बड़ी बड़ी इरेगुलरिटी होंगी, ठीक है। तो क्या होता है, जहाँ पे इरेगुलरिटी कम है वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, तो वहां पे मोशन को जो अपोज करने वाली फोर्स है वो कम अप्लाई होगी। और जहाँ पे इरेगुलरिटी ज्यादा है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। वहां पे जो जिस चीज को हमने खींचना है या हमें किसी चीज को धक्का देना, कुछ भी हमको फोर्स लगाना है, मोशन करना है, वहां पे इरेगुलरिटी ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन ज्यादा है तो मोशन क्या होगा, वहां पे कम होगा, ठीक है। आई आपको बात समझ में? मैं कोई बक्सा खींच रही हूँ, मैं फर्श पे खींच रही हूँ, मैं आराम से खींच सकती हूँ। वहीं मेरे को तुम खड्डों में ले जाके खड़ा कर दोगे और तुम कहोगे कि इस बक्से को खींचो, तो क्या मैं उस स्पीड से खींच पाऊंगी? क्या मोशन एक जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां का सरफेस कैसा है, रफ है, वहां पे इरेगुलरिटीज क्या है, ज्यादा है, और स्मूथ सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटी क्या है, कम है। तो जहाँ पे कम इरेगुलरिटी वहां पे कम फ्रिक्शन, और कम फ्रिक्शन का मतलब मोशन को जो अपोज करने वाली जो फोर्स है वो कम पावरफुल है, तो मोशन इतना अपोज उससे नहीं हो पाएगा। और जहाँ पे इरेगुलरिटी ज्यादा है, रफ सरफेस है, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो मोशन को क्या करेगी, वो अपोज करेगी, वहां पे वो ज्यादा पावरफुल है, तो मोशन इतना आराम से वहां पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। देखिए यहाँ पे यही चीज है, ये है बेटा, ये इसने दिखाया कि ये स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? ये स्मूथ सरफेस है। फिर से एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स को क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, वो पुश करना चाहता है इसको, लेकिन सरफेस स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे लो है, लो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इतना पावरफुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उसकी शक्ति कम है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। तो इसके स्मॉल पुश से ही, इसको ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ रहा, बॉक्स क्या हो रहा है, आराम से मूव हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। अब इसने क्या कर दिया, अब इसने सरफेस को ले लिया रफ। अब हमारा सरफेस कैसा है, ये देखिए रफ सरफेस है अब अपने पास। अब बेटा इसको फिर से उस बॉक्स को मूव करना है, लेकिन यहाँ पे कौन ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, हाई फ्रिक्शन है। अगर हाई फ्रिक्शन है बेटा तो अब इसको पुश करने के लिए इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे स्मॉल पुश है, कम धक्का लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे बिग पुश है, यहाँ पे उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है उसको पुश करने के लिए, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए पहले मैं आपको वैसे समझाती हूँ, हम सबको पता है, देखो
अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं, एक बॉक्स ले लिया, मैं उसको धक्का मार रही हूँ, ठीक है, मैंने उसको धक्का दे दिया आराम से। अब हमने क्या किया, उस बॉक्स के ऊपर उतनी ही वेट का एक और बॉक्स रख दिया, ठीक है। अब बॉक्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब मैं फिर से धक्का मार रही हूँ। क्या एक को धक्का देना इजी था या 2 को धक्का देना इजी है? हम सबको पता है एक को धक्का देना इजी था क्योंकि उसका मास कम था। अब 2 हो गए तो ज्यादा हो गया। अब मैंने 3 कर दिए, अब मैं फिर से धक्का दे रही हूँ, तो अब मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डेली देखते हैं ना। किसी हल्की चीज को अगर आप धक्का मार रहे हो तो आप आराम से दे दोगे। वहीं अगर आपने भारी चीज ले ली, आप एक कुर्सी को धक्का दे रहे हो या कुर्सी को खींच रहे हो, आप आराम से कर सकते हो। वहीं अगर आपको बोल दिया जाए कि एक टेबल को करो, टेबल को धक्का दो, टेबल को पुश करो, तो आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा ना, क्योंकि टेबल का वेट कुर्सी के वेट से ज्यादा है। वहीं अब आपको बोल दिया जाए कि बड़ी अलमारी को दो धक्का, वहां पे आपको और ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। यस और नो? तो यही है बेटा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है, आप सबने देखा होगा, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस होता है, उससे हम वेट मापते हैं, ठीक है। उसके जो नीचे हुक होता है उसमें लटका देते हैं और उससे फिर उसमें वेट आ जाता है, उसके अंदर स्केल बना होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स वेट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट फोर्स होता है ना, ठीक है। मास अलग चीज होता है, मास तो वो मैटर की क्वांटिटी होती है, और वेट क्या होता है, फोर्स होता है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है यहाँ पे। तो कीप वन ब्लॉक ऑफ वुड ऑन ए टेबल एंड मेजर इट्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। पहले हमने एक बॉक्स रखा बेटा, यहाँ पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स माप के देखा कितना लग रहा है। फिर क्या किया, उसके ऊपर एक और रख दिया, 2 कर दिए, एक के ऊपर एक और रख दिया, 2 कर दिए। अब फिर से माप के देखा, अब हमने 3 कर दिए, अब फिर से माप के देखा। तो हमको पता है बेटा, जितना ज्यादा वेट होगा उसको मूव कराने में उतना ही ज्यादा हमको जोर लगाना पड़ेगा, उसका मोशन उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे मोशन डिफिकल्ट, वहां पे कौन स्ट्रोंग है, वहां पे फ्रिक्शन स्ट्रोंग है ना। जहाँ पे हम मोशन को ऐसे आराम से करा रहे हैं तो मतलब फ्रिक्शन वहां पे क्या है, लो है। और जहाँ पे हम मोशन को नहीं करवा पा रहे, वहां पे कौन ज्यादा है, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। तो बेटा इस केस में फ्रिक्शन सबसे कम है, इसमें उससे ज्यादा है, और इस केस में फ्रिक्शन क्या है, सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट बढ़ गया, है ना, वेट बढ़ गया। भारी चीज को धक्का देना मुश्किल है, हल्की चीज को धक्का देना आसान है। भारी चीज को मूव कराना मुश्किल है, हल्की चीज को मूव कराना आसान है, क्योंकि भारी चीज में वहां पे वेट बढ़ने से क्या बढ़ गया, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, ठीक है। आई होप अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रफनेस। ये सेम वही है बेटा जो हमने पहले नेचर ऑफ सरफेस में डिस्कस करा था, इट इज ऑलमोस्ट सेम, रफनेस वही चीज है। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, इन्होंने एक टेबल ली जिसका सरफेस स्मूथ है, और यहां से इन्होंने एक ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, और इसके ऊपर से इन्होंने पेंसिल स्लाइड करवा दी। तो ये पेंसिल बेटा, ये स्मूथ सरफेस था, तो इस पेंसिल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे एक कपड़ा डाल दिया, क्या डाल दिया, एक कपड़ा डाल दिया। अब फिर से इन्होंने यहाँ से एक पेंसिल को रोल करवाया, अब उस पेंसिल ने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ये क्यों हुआ, यहाँ पे पेंसिल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहाँ पे पेंसिल ने कम डिस्टेंस ट्रेवल करा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस सरफेस की वजह से हुआ बेटा। ये जो सरफेस था ये स्मूथ था, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, फ्रिक्शन कम लगेगा तो कौन ज्यादा होगा, मोशन ज्यादा होगा। यहाँ पे कपड़ा डालने के बाद क्या हो गया, नीचे का सरफेस रफ बन गया, सरफेस रफ बन गया तो फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो मोशन कम होगा, ठीक है। इसलिए ये जो पेंसिल है ये जल्दी रुक गई, और ये जो पेंसिल है ये लेट रुकी, है ना। देखिए, ऑब्जर्व हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पेंसिल सेल ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ द टेबल व्हेन द इंक्लाइंड। जब इसको यहाँ से इंक्लाइंड स्पेस से इसको नीचे रोल करवाया तो यहाँ पे पेंसिल ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। इसी तरीके से इसमें कह रहा है, इसमें ऑब्जर्व करिए, इसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो मतलब रफनेस से क्या बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया तो क्या घट गया, मोशन घट गया। ऑन रफ सर्फेसिस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, है ना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस को ले लेंगे बेटा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो मोशन कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए बेटा, आपके लिए मैं फिर से एक मजेदार सी वीडियो लेके आई हूँ जो हमको यही चीज बता रही है कि एक रफ सरफेस के ऊपर किसी चीज को मूव करवाना कितना डिफिकल्ट है, और एक स्मूथ सरफेस के ऊपर हम उसको आराम से मूव करवा सकते हैं। ये देखिए,
ये एक बोट है जो कहाँ पे रखी है, बीच पे। बीच पे मतलब समुंदर के किनारे पे, वहां पे रेत होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, रेत होता है, वहां पे तो आप नंगे पैर चल के देखते हो तो आपके लिए चलना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे ये इसको खींचने की कोशिश करा, मूव करवाने की कोशिश करा, और इससे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे कौन ज्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि नीचे का सरफेस रफ है, ठीक है। अब ये इसको पानी में लेके गया, कहाँ पे ले गया इसको, पानी में। पानी में इसको मूव करवाना इसके लिए आसान है ना। ये देखिए खुश हो गया ये, यहाँ पे ये इसको आराम से मूव करवा सकता है, क्योंकि बेटा वहां पे सरफेस कैसा है, वहां पे सरफेस इतना रफ नहीं है। यही चीज लिखी हुई है कि जो सरफेस है उसका जो टेक्सचर है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्सचर अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, टेक्सचर अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या है बेटा, कम है, ठीक है। यस, स्मूथ सरफेस है तो आराम से मूव करवा सकता है, यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स है, रफ सरफेस है तो यहाँ पे इसके लिए मूव करवाना क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है इसके अलग अलग टाइप्स होती हैं, ठीक है, अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, और लास्ट में फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को बेटा एक सेपरेट टॉपिक के उसमें भी पढ़ा जाता है, इसको इसकी टाइप्स में कई बार नहीं भी पढ़ा जाता है, इसको अलग से भी पढ़ा जाता है, यहाँ पे इसने टाइप्स में डाल रखा है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए कोई चीज रेस्ट पे है, कोई चीज कहाँ है, रेस्ट पे है, वो चीज मूव नहीं कर रही, कोई चीज रेस्ट पे है और हम उसको मूव करवाना चाहते हैं। जो चीज उसको मूव करवाने से रोक रही है, ठीक है, हमें जोर लगाना पड़ता है ना, किसी चीज को रेस्ट पे है, किसी चीज को मूव करवाना चाहते हैं तो हमको जोर लगाना पड़ता है। तो जब वो चीज रेस्ट पे है और कोई फोर्स है जो उसको ये चाहती है कि ये मूव ना करे, वहां पे वो जो फोर्स है बेटा जो उसके मूवमेंट को अपोज कर रही है, रोक रही है, कोई चीज रेस्ट पे है, वहां पे वो जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। आपको बात समझ में आई? देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट प्रिवेंट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। स्टार्टिंग में ही कोई चीज रेस्ट पे है, वो उसको स्टार्टिंग से ही नहीं चाहता। अब ये पैनल है, मैं इस पे ऐसे जोर लगाऊं, ये रेस्ट पे है, ठीक है। कोई चीज है जो इसको रेस्ट पे ही रखना चाह रही है, वो इसको नहीं चाहती कि ये मूव हो, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट पे काम करता है, जब कोई चीज मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है, और एक चीज शक्ति है जो चाहती है कि ये रेस्ट पे ही रहे, वो नहीं चाहती कि ये मूव करे, तो वो जो फ्रिक्शन होता है बेटा दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एन ऑब्जेक्ट हैज टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू स्टार्ट इट्स मूवमेंट। अगर उसको मूव करना शुरू करना है ना किसी ऑब्जेक्ट को, तो कौन सा फ्रिक्शन ओवरकम करना पड़ेगा, कौन से फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा। जब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा पावर नहीं लगाएंगे ना तब तक आपकी चीज मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट पे ही रहेगी, इसको बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये दरवाजा है, एक गेट है, या नहीं सॉरी अलमारी है ये एक, ठीक है, अलमीरा। ये एक अलमीरा है, ये आदमी इसको मूव करवाना चाहता है लेकिन ये मूव नहीं हो रही, नो मोशन, मूव हो ही नहीं रही, ये पूरी फोर्स लगा रहा है लेकिन ये इस अलमीरा को मूव नहीं करवा पा रहा। क्यों नहीं करवा पा रहा? क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, और वो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब तक ये जो आदमी फोर्स लगा रहा है, जब तक इसका फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक ये अलमीरा मूव नहीं करेगी। जब इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तब ये अलमीरा मूव करेगी, इसको अपना फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा करना पड़ेगा तभी ये अलमीरा मूव करेगी, अदरवाइज ये अलमीरा मूव नहीं करेगी। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये देखिए ये एक बॉक्स है, इधर से फोर्स लगाया, ये हमने कम फोर्स लगाया, शुरू में हमने थोड़ा फोर्स लगाया, हमसे मूव नहीं हुआ। क्यों नहीं मूव हुआ? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है। फिर हमने और फोर्स बढ़ाया, फिर भी नहीं मूव हो रहा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी ज्यादा है। अब हमने और ज्यादा फोर्स लगाया, मतलब हमने स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया, अब जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। आई आपको बात समझ में? दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन।
नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है बेटा मोशन में। जब कोई चीज ऑलरेडी किस में है? मोशन में है। मैंने किसी चीज को ऐसे फर्श पे फेंक दिया तो वो चलेगी, कुछ देर तक वो चलेगी ना, मूव करेगी वो। तो वहां पे जब वो स्लाइड कर रही है, किसी टेबल पे मैंने ऐसे बुक डाल दी तो मेरी बुक थोड़ी देर ट्रेवल, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो वो जो स्लाइड कर रहा है वहां पे उस मोशन को जो रोक रहा है, उसका जो स्लाइड कर रहा है वो जो मोशन कर रही है, उस मोशन को जो फ्रिक्शन रोक रहा है, दैट फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। when one body slides over the surface of another body, ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। तो रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। उस रोलिंग नहीं बेटा, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्या इसको ठीक करेंगे आप? दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नॉट रोलिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, देखिए एक टेबल है, मैंने यहाँ से एक बुक डाली, मेरा बुक ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहाँ पे जाके मेरी बुक रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होते ही मोशन क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, ये स्लाइड कर रही है ना, इस मोशन को हम स्लाइड करना बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा मोशन को रोकने के लिए, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखिए ये मेरा मूव कर रहा है ऑलरेडी, अब ये मूव कर रहा है बेटा, अब ये रेस्ट पे नहीं है, ये ऑलरेडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर ऐसे स्लाइड करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसके मोशन को भी कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, वो कौन है? वो है अपना स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपने डिफरेंस याद रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा रेस्ट पे होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब कोई चीज मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है ऐसे, वहां पे कौन होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? कोई चीज ऐसे रोल कर रही है, साइकिल चला रहे हैं ना, साइकिल का जो पहिए वैसे रोल करते हुए चल रहे हैं, तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन है? वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन है, जो उस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। हमने पैडल लगाने बंद कर दिए, हमारा साइकिल थोड़ी देर तो ऐसे चलेगा, उसके बाद उसका जो मोमेंट है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वहां पे कौन से फ्रिक्शन ने काम करा? अपने पहिए ऐसे रोल कर रहे थे ना, तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन ने काम करा। चीजें जहाँ पे रोल कर रही हैं और वहां पे कोई उनके मोशन को अपोज कर रहा है, देन दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये साइकिल साहब ना, यहाँ पे कौन काम कर रहा है? यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। ये ये आपने ये वाला सूटकेस देखा है ना, जिसमें नीचे छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, वो व्हील्स कैसे चल रहे हैं? रोल करके चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, देन दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। इसी तरीके से ये कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे इसके ऊपर फर्श के ऊपर डाल दिया, ये थोड़ी देर रोल करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। क्यों रुका? किसकी वजह से रुका? रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से रुका। रोलिंग फ्रिक्शन इसको रोक देगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन ज्यादा होता है, तो हमेशा याद रखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। किसी चीज को रेस्ट से मूव करवाना सबसे डिफिकल्ट है। कोई चीज ऑलरेडी रेस्ट पे है और उसको मूव करवाना है, वो सबसे डिफिकल्ट है, वहां पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन काम करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोल कर रही है ना कोई चीज, वहां पे फ्रिक्शन सबसे कम लगता है, वो रोल करती रहती है, उसको रोकना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, ये तीनों आप याद रखेंगे। चलिए बेटा आगे फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब बारी है, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन जान लिया क्या होता है, हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन जान लिया और हमने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ लिया। अब जानते हैं बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। फ्लूइड फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड किसको बोलते हैं। तो बेटा फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड हम उस चीज को बोलते हैं जो फ्लो कर सकता हो, जिसके अंदर टेंडेंसी हो टू फ्लो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को हम फ्लूइड बोलते हैं। तो हमको पता है लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, इवन गैस भी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस, ये दोनों चीजें फ्लो कर सकती हैं, है ना। तो जो भी चीज बेटा फ्लो कर सकती है उसको हम लोग फ्लूइड में कंसीडर करके चलते हैं। तो बेटा जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, ये वो वाला फ्रिक्शन होगा
जो लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर प्रेजेंट होगा। अब तक जो फ्रिक्शन हम कर रहे थे उसमें हमने मेनली सॉलिड सरफेसेस की बात करी थी। जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये वो वाला फ्रिक्शन होता है जिसमें लिक्विड एंड गैसेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स के मोशन को जो रेजिस्ट करता है उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। देखिए हम डेफिनेशन करते हैं बेटा इसकी। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स, ये वो फोर्स है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। किसी फ्लूइड में से, मतलब किसी लिक्विड या किसी गैस में से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है बेटा, तो उसके मोशन को जो फोर्स अपोज कर रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब आपको समझ आई ये बात। फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluids is also called drag। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैग। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रैग क्या होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लूइड फ्रिक्शन को ही ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, जो लिक्विड और गैसेस के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन को ही बेटा हम ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, ये उसी का नाम होता है ड्रैग। इस टर्म को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पानी है, पानी के अंदर से कोई अपनी शिप जा रही है, कोई अपनी बोट जा रही है, कोई भी चीज जा रही है, तो बेटा ये इधर जा रही है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये इस बोट के मोशन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो इसके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगी, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगी, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स होगी जो इसके मोशन को उधर जाने से रोकेगी, और वो किस डायरेक्शन में लगेगी, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। इसी तरीके से अपना एरोप्लेन है बेटा, इस साइड मूव कर रहा है, उसका मोशन उस डायरेक्शन में है, तो वो जो हवा है वहां पे, हवा, एयर, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे, ये जो उधर जा रही है वो एरोप्लेन के मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो एक फोर्स लगेगा जो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको फ्लूइड फ्रिक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा क्या होता है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन की कौन सी टाइप्स होती हैं। देखिए, सबसे पहला है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। देखिए, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ जो आप लोगों के साथ होता है। जब हम साइकिलिंग करते हैं, हम साइकिल से जा रहे हैं, अगर अपनी स्पीड स्लो है तो हमको ऐसा फील होता है कि एयर जो है वो हमको पुश कर रही है, मतलब हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे ऐसे हवा आ रही है, हम साइकिल चला रहे हैं। जब हम स्लो स्पीड से चलाते हैं बेटा, तो हमको इतना एयर का जो प्रेशर है वो फील नहीं होता। लेकिन अगर हम ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं ना, तो हमको फील होता है कि एयर हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, ज़्यादा हमको एयर फील होती है ना। आप किसी चीज़ को, आप बाइक पे जा रहे हैं तो स्पीड से जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा एयर फील होती है ना, कि आपको ज़्यादा एयर आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है, और जब आप कम स्पीड से जा रहे हैं तो आपको कम फील होता है ना। तो बेटा सेम डायरेक्ट चीज़ यहाँ पे है, जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही फ्लूइड फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड फ्रिक्शन। ये फ्लूइड फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना ही फ्रिक्शन भी ज़्यादा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या शेप भी मैटर करती है? जी हाँ, शेप मैटर करती है बेटा। कुछ पर्टिकुलर शेप ऐसी हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उस तरीके से डिजाइन करें ना तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगता है। उसी में एक शेप होती है स्ट्रीम्ड लाइन, ये लिखा हुआ स्ट्रीम्ड लाइन शेप। स्ट्रीम लाइन शेप जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, आगे से थोड़ी सी पैनी होती है, नुकीली होती है ना, जैसे अपनी बोट होती हैं, जैसे अपनी शिप होते हैं, जैसे अपने एरोप्लेन्स होते हैं, जैसे अपनी स्पोर्ट्स कार होती हैं। स्पोर्ट्स कार देखिए ना, उनमें भी ज़्यादा एरिया नहीं होता, नीचे से आगे से नुकीली सी बनाते हैं उनको भी। और अपने बर्ड्स हैं जो नेचर ने ऐसे बना रखे हैं, बर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं ना, इसको स्ट्रीम्ड लाइन शेप बोलते हैं बेटा। इस शेप के ऊपर, स्ट्रीम्ड लाइन शेप के ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगता है।
ठीक है। स्ट्रीम लाइन शेप के ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगता है, जो हवा है या जो पानी है बेटा वो साइड से निकल जाता है और फ्रिक्शन जो है ना वो कम लगता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज कैसे मैटर करता है? साइज मैटर करता है, अगर साइज ज़्यादा बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो ज़्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा लिक्विड के साथ या गैस के साथ, ज़्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा फ्लूइड के साथ, ज़्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा तो बेटा ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। ठीक है। नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। कैसे? विस्कोसिटी एक टर्म होती है, क्या बोला मैंने? विस्कोसिटी। आगे आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। विस्कोसिटी ये होता है बेटा कि कोई भी लिक्विड अपना कितना गाढ़ा, ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है। ठीक है, जैसे शहद है अपने पास, हनी, हनी गाढ़ा होता है, उसी के कंपैरिजन में अपने पास पानी है, वाटर, वाटर इतना गाढ़ा नहीं होता। तो बेटा क्या होता है, जो चीज़ ज़्यादा विस्कस होती है ना, जो चीज़ ज़्यादा गाढ़ी होती है वो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करती है, उसके अंदर से मूव करना, मूवमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बजाय कि एक लेस विस्कस चीज़ के या लेस विस्कस कोई भी लिक्विड है उसके। आई आपको बात समझ में? तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी या जितना ज़्यादा वो विस्कस होगा, जैसे शहद हो गया वो ज़्यादा विस्कस है, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा है, तो उन चीज़ों के अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। मैं चारों चीज़ें दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा। स्पीड ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा। शेप कैसे मैटर करती है? अगर स्ट्रीम लाइन शेप है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। साइज कैसे मैटर करता है? साइज ज़्यादा बड़ा है तो उसका फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। नेचर ऑफ द फ्लूइड, कोई फ्लूइड गाढ़ा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Fluid friction can be reduced by molding the shape of an object which offer little resistance to fluids। ये वही वाली बात कह रहा है बेटा कि अगर शेप को कुछ ऐसे तरीके से मोल्ड कर दिया जाए तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा। लेकिन कैसे तरीके से मोल्ड कर दिया जाए? उसको स्ट्रीम्ड लाइन शेप दे दी जाए। स्ट्रीम लाइन मतलब जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, आगे से थोड़ा सा पहनने होते हैं, है ना, आगे इतना ज़्यादा एरिया नहीं होता। एक चीज़ ऐसे नहीं होते, आगे से थोड़े से ऐसे शेप के होते हैं ना। अगर इस शेप को स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं। बर्ड्स की भी यही शेप होती है, अपनी बोट भी इसी शेप में बनाते हैं, इसको स्ट्रीम लाइन शेप बोला जाता है। इस वाली शेप में फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगता है। एन एरोप्लेन हैज़ अ स्पेशल शेप, एरोप्लेन की शेप की बात आ गई ना, स्ट्रीम लाइन शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय एयर। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इनकी शेप ऐसी क्यों है, बर्ड्स की भी ऐसी है, एरोप्लेन्स की भी ऐसी बनाते हैं, हम बोट भी ऐसी बनाते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप क्यों है? टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन, ताकि इनके ऊपर फ्रिक्शन कम लगे और ये फास्टली मूव कर पाए, इनकी मूवमेंट में कोई रेजिस्टेंस ना आए। सिमिलरली बोट्स, बर्ड्स एंड फिशेज, इवन फिशेज को तो हम भूल ही गए थे, मछलियां भी जो होती हैं वो भी बेटा स्ट्रीम्ड लाइन शेप की ही होती हैं। हैव दिस स्पेशल एंड सूटेबल शेप टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन एंड अवॉइड लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। या अगर वो इजीली मूव कर पा रहे हैं तो बेटा उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये था फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। आगे देखते हैं। फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, ये क्या कहना चाहता है? फ्रिक्शन को इसने नेसेसरी भी बोल दिया और फ्रिक्शन को इसने एक एविल भी बोल दिया। मतलब फ्रिक्शन नेसेसरी भी है, जरूरी भी है हमारे लिए, और एक एविल भी है, एक बुरी चीज भी है। दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती है? हो सकती है बेटा, यहाँ पे हुई हैं दोनों चीजें इकट्ठी। फ्रिक्शन जो होता है वो नेसेसरी भी है, मतलब हमारे लिए वो जरूरी भी है, वो नहीं होगा तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, और वो एविल भी है, वो बुरी चीज भी है, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और उसके कुछ एडवांटेज भी हैं। अब देखते हैं कैसे। देखिए, हम चल रहे हैं बेटा, हम चल रहे हैं, जैसे मैं अभी चल रही हूँ, मैं क्यों चल पा रही हूँ? मैं फ्रिक्शन की वजह से चल पा रही हूँ। अगर यहाँ पे मेरे जो मैंने शूज पहन रखे हैं और जो ग्राउंड है बेटा, अगर इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो मैं स्लिप कर जाऊंगी, मैं फिसल जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। जैसे ही हम बनाना के छिलके के ऊपर हमारा पैर आता है हम गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया। जैसे ही हम कहीं पे गीला वेट फ्लोर होता है, कहीं हम कहते हैं ना पानी गिर गया, पानी गिरा हुआ है, वहां पे ध्यान से चलना, नहीं तो गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि बेटा वहां पे फ्रिक्शन कम हो गया। चलिए बेटा आगे करते हैं। फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, ये क्या है? इसने फ्रिक्शन को नेसेसरी भी बोल दिया और इसने फ्रिक्शन को एविल भी बोल दिया। मतलब फ्रिक्शन एक जरूरी चीज भी है और फ्रिक्शन एक बुरी चीज भी है। दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हैं? दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं बेटा। फ्रिक्शन के बिना हमारा काम भी नहीं चलता और फ्रिक्शन के हमको कुछ नुकसान भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं।
कैसे, देखिए सबसे पहले हेल्प अस वॉक, फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम चल सकते हैं बेटा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर मेरे जूते और ये जो फर्श है जिस पे मैं खड़ी हूँ, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा ना बेटा तो मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं फिसल जाऊंगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। हम केले के छिलके के ऊपर पैर आते क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया। हम गीले उस पे फर्श पे पैर जाते ही क्यों फिसल जाते? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया, है ना। तो बेटा फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन जरूरी है हमारे चलने के लिए। हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स, मैंने फर्स्ट डे ही बोला था ना कि मैं किसी चीज को क्यों पकड़ पा रही हूँ, क्योंकि बेटा वहां पे फ्रिक्शन है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा, जैसे मान लो मैंने इस रिमोट को पकड़ा बेटा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो ये मेरे हाथ से ऐसे स्लिप कर जाएगा। फ्रिक्शन चाहिए इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमें हमें हेल्प करता है हम चीज़ों को होल्ड करके रखें। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ से फिसल जाएगी। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो वो मूव ही करता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, ठीक है। हेल्प अस टू स्टार्ट और स्टॉप अ व्हीकल, सेम चीज है। कोई व्हीकल हमको स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी, है ना। फ्रिक्शन नहीं होगा बेटा तो हम लिखते हैं ना कॉपी पेन के ऊपर, हम लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा पेन और की जो निब है और जो पेपर है उसके बीच में फ्रिक्शन है, तभी हम लिख पा रहे हैं। अगर वो नहीं होगा तो बेटा हम स्लिप कर जाए, हमारा जो पेन है वो स्लिप कर जाएगा, लिख ही नहीं पाएंगे। तो हमारी डेली लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही नहीं हो पाएंगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो उन सब के लिए फ्रिक्शन चाहिए हमें, लिखने के लिए, चलने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए, चलाने के, हर चीज़ के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो फ्रिक्शन नेसेसरी चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? यस, फ्रिक्शन नेसेसरी चीज़ है। आगे देखते हैं, ये देखिए बेटा, चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना बेटा तो वो चीज़ें ग्राइंड नहीं होंगी, वो चीज़ें ग्राइंड ही नहीं होंगी। हेल्प अस इन कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए भी, राइटिंग के लिए भी बेटा। माचिस जलानी है हमको, अगर अपनी वो जो मैच स्टिक है वो जलेगी नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक और चीज़ है, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन से बेटा हीट प्रोड्यूस होती है। ये तो आप हाथ से भी करके, अपने हाथ का ऐसे रब करके देखो दोनों हैंड्स को, ठीक है। हमने ऐसे दोनों हैंड्स को रब किया बेटा तो तुम देखोगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से तुम इनको ऐसे हाथ लगा के देखोगे तो तुमको हीट प्रोड्यूस हुई मिलेगी, फ्रिक्शन की वजह से बेटा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कब पॉसिबल हैं? जब फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चीज़ें पॉसिबल होंगी ही नहीं। तो फ्रिक्शन क्या है? एक नेसेसरी चीज़ है, लेकिन एक एविल भी है। फिर एविल क्यों है? एविल इसलिए है बेटा क्योंकि ये मोशन को अपोज करती है, इसलिए ये एविल है, ये बुरी चीज़ है। ये मोशन को अपोज करती है, इसकी वजह से अपनी मशीनें जो है ना वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। दूसरा, ये हीट प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से अपनी मशीनें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है? एक एविल भी है। अब देखो, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं बेटा जिनकी हेल्प से हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फ्रिक्शन को इंक्रीज भी किया जा सकता है और फ्रिक्शन को डिक्रीज भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम वो वाले मेथड जानते हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मेक सर्फेसिस रफर, सर्फेसिस को रफ करके। रफनेस ऑफ सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट कैन बी एनहांस्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, किसी सर्फेस को अगर हम रफ कर देंगे बेटा तो वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। या किसी चीज़ का मास अगर हम बढ़ा देंगे तो भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। दैट्स अ सीरीज ऑफ पैटर्न्स, जो ये दिख रहे हैं आपको, कोई भी टायर है, सबके घरों में ऐसे व्हीकल्स खड़े हैं, तो ये जो टायर हैं इसके ऊपर ये देखो बेटा कुछ ऐसे पैटर्न से बने हुए हैं, ठीक है, इनको ट्रेड्स बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन द टायर्स ऑफ कार, बसेस एंड ट्रक्स हेल्प टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ये जो लगे हुए हैं ना बेटा, ये पैटर्न से जो टायर्स के ऊपर हैं ये जरूरी हैं, ये इन फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए लगाए गए हैं। अगर ये नहीं होंगे ना बेटा तो अपने जो टायर्स हैं ना वो स्लाइड कर जाएंगे, फिसल जाएंगे रोड के ऊपर, ठीक है। जैसे आपने देखा है ना सर्दियों में जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना वो फिसलती हैं, इतनी सारी वीडियोज अवेलेबल है ना तो सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहाँ पे गाड़ियाँ फिसल जाती हैं। वो क्यों फिसल जाती हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो बेटा हमको फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए इनके ऊपर ऐसे पैटर्न बनाने पड़ते हैं, और जब अपनी गाड़ी ये जो फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 फिर ये पैटर्न घिस भी जाते हैं, तो फिर हमको टायर्स चेंज करवाने पड़ते हैं। सेम वही चीज़ अपने जूतों के, चप्पलों के साथ भी होती है, उनके नीचे भी ऐसे ही पैटर्न बने होते हैं ना ताकि हम फिसले ना।
इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, हमने वहाँ पे भी पैटर्न्स बने होते हैं और जब वो घिस जाते हैं बेटा तो हम फिसलना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ना चप्पल घिस गई, हम गिरने लग जाते हैं, तो फिर हम दूसरी चप्पल खरीदते हैं, है ना, होती है ना ये चीज़ें। तो ये किस लिए लगाए जाते हैं बेटा? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। ग्रूव्स ऑन द सोल ऑफ द शूज, ये वही बात आ गई, जूतों के नीचे जो ग्रूव्स लगते हैं, हेल्प टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रोवाइडेड बेटर ग्रिप टू द ग्राउंड, ग्राउंड से बेटर ग्रिप बनाने के लिए, नहीं तो हम फिसल जाएंगे। ब्रेक शूज इन ऑटोमोबाइल्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑटोमोबाइल्स में जो ब्रेक शूज लगते हैं वो भी किस लिए होते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी तो बेटा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को जो है ना कुछ मेथड से इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। देखो टायर्स में ये जो पैटर्न्स लगाते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये जूतों के नीचे ये स्पोर्ट्स में खास करके ये लगाते हैं स्टड्स, ठीक है, किस लिए? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। वाइपिंग वेट बॉल, गीली बॉल हो जाती है, वो उसको पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? क्योंकि गीली बॉल बेटा उस फ्रिक्शन कम हो गया, उसके हाथ से फिसल जाएंगी, ठीक है, फिसल जाएगी उसके हाथ से, तो वो उसको पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? ताकि वो उसके हाथ से फिसले ना, इसलिए वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कबड्डी प्लेयर, क्या होता है कबड्डी में ऐसे पकड़ना होता है ना दूसरे प्लेयर को, तो बेटा अगर वहाँ पे फ्रिक्शन कम हुआ, चिकने हुए हाथ, तो वो उसके हाथ से ग्रिप छूट जाएगी, तो इसलिए वो मिट्टी लगा के अपने हाथों को रफ बना रहे हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहे हैं ताकि ग्रिप हो जाए दूसरा प्लेयर आए तो, ठीक है। सोल ऑफ द शूज इज ग्रूव्ड, नीचे अपने जूते ऐसे होते हैं ना, अगर ये नहीं होंगे यहाँ से स्मूथ होंगे तो हम गिर जाएंगे, तो ये किस लिए है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेटा जरूरी चीज भी है और इन मेथड से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब फ्रिक्शन को घटाना भी पड़ता है, रिड्यूस भी करना पड़ता है। रिड्यूस कैसे करेंगे? लुब्रिकेंट्स को यूज करेंगे, यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, जो चिकनी चीजें होती हैं उनको यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। सब्सटेंसेस लाइक ऑयल और ग्रीज पॉलिश ऑन द सर्फेसेज ऑफ मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए आपने अपने घर में देखा होगा बेटा, कई बार अपना पंखा जो है ना वो ऐसे खड़ 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 की आवाज करनी शुरू कर देता है, करता है ना, हम सब ने देखा है, तो हम उसमें ग्रीस डाल देते हैं, ठीक है। क्या हो गया था? उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, अब हमको उस फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, तो क्या करा हमने? ग्रीस डाल दिया, एक लुब्रिकेंट डाल दिया, तो अब उसकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, वो शोर भी नहीं करेगा। हमने क्या किया? हमने फ्रिक्शन को डिक्रीज कर दिया। तुम साइकिलिंग करते हो ना, सारे बच्चे इस एज में साइकिलिंग करते हैं, तो तुमने कई बार देखा होगा कि अपनी जो साइकिलिंग है वो बहुत हार्ड हो रही है, चल ही नहीं पा रही, हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम अपने साइकिल के पैडल्स को घुमा पा रहे हैं। फिर क्या करते हैं घर के बड़े वाले वो उस चेन के अंदर ऑयल डाल देते हैं, डालते हैं ना, तो फिर अपनी साइकिल स्मूथली चलनी शुरू हो जाती है। क्या किया उन्होंने? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था बेटा, तो उस फ्रिक्शन को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? लुब्रिकेंट्स को यूज करके कम कर दिया, ठीक है। तो ये यही वाली बात है। यूज ऑफ व्हील्स ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। यूज ऑफ व्हील्स, जैसे जैसे ये बैग है, इस बैग को एक तो तुम ऐसे खींचो बिना व्हील्स के तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। उस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं ये नीचे पहिए लगा के, व्हील्स लगा के। व्हील्स लगे हो ना तो तुम ज्यादा वेट भी होगा ना तो उसको तुम आराम से ले जाते हो, अगर नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया? हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया, हमने फ्रिक्शन को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रीमलाइन शेप कर दो तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन द मशीन पार्ट्स ग्रेटली हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स क्या होते हैं बेटा? जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये दो सरफेस हैं, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इनके बीच में कुछ मेटल की बॉल्स डाल देते हैं, कुछ मेटल की बॉल्स डाल देते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? जब ये मूव करेगा तो ये जो दो सरफेसेस थे अब ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टच में नहीं आएंगे, डायरेक्ट टच में नहीं आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे। ये दो सरफेस थे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगे। अब हमने इनके बीच में क्या डाल दी? हमने इनके बीच में बॉल बियरिंग्स डाल दी, बॉल्स डाल दी, मेटल की कुछ बॉल्स। तो ये क्या करेंगी बेटा? ये अब रोल करेंगी, जब वो व्हीकल चलेगा तो बॉल्स जब रोल करेंगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो उससे ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। हमने बॉल बियरिंग्स होती है, मेटल की बॉल्स डाल देते हैं हम दो सरफेसेज के बीच में, तो वो दो सरफेसेज जब मोशन होगा बेटा तो वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते, तो स्लाइड फ्रिक्शन नहीं होता, तो उनके बीच में मेटल बॉल्स आ गई। अब वो मेटल बॉल्स रोल करती हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर बॉल बियरिंग्स का यूज करके, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसे बॉल बियरिंग्स को यूज करके हमने क्या कर दिया, हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑन ढोलक कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, जी हाँ सब खेलते हैं, तो बेटा अपनी वो जो गिट्टी होती है, अगर हम अपने कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डाल दें तो फटाफट से जाती हैं कि नहीं, हम सब करते हैं ये चीज़ें। क्या हुआ उससे, पाउडर डालने से क्या हुआ, एक चिकनी चीज़ थी, लुब्रिकेंट की तरह यूज हो रहा था पाउडर, हमने उसको वहाँ पे डाल दिया, तो उससे क्या हुआ बेटा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, तो मोशन फास्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। पॉलिशिंग सर्फेसेज दैट कम इनटू कांटेक्ट विद वन अनदर टू वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। चीज़ों को पॉलिश करके भी ऑयल डाल के, पाउडर डाल के, ये सारी चीज़ें करके, बॉल बियरिंग्स को यूज करके, व्हील्स लगा के हम लोग क्या करते हैं बेटा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। यहाँ से देखो ये साइकिल में इसने लुब्रिकेंट डाल दिया, मैंने आपको बताया ना, अप्लाइंग ऑयल, कहीं पे देखो कोई चीज बेटा हार्ड हो रखी है, हम तेल लगा देते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। इन सरफेसेस को अगर पॉलिश कर देंगे स्मूथ हो जाएंगे, फ्रिक्शन कम हो गया। यहाँ पे व्हील्स लगाने से फ्रिक्शन कम हो गया, बॉल बियरिंग्स लगाने से फ्रिक्शन कम हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। वही चीज है एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, कि लुब्रिकेंट्स को यूज करने से फ्रिक्शन कम कैसे हुआ, क्या हुआ ऐसा, तो मैं आपको सीधा बताती हूँ बेटा, आप इसको बाद में करेंगे। देखो लुब्रिकेंट्स को यूज करने से क्या होता है, हर एक सरफेस के अंदर इस तरीके की क्या थी, इरेगुलरिटी थी, जिनको हमने रिजेस और ग्रूव्स बोल रहे थे, कुछ ऐसी इरेगुलरिटी थी। फ्रिक्शन हो किस वजह से रहा था, दो सरफेसेज की इरेगुलरिटी एक दूसरे में लॉक हो जाती थी, इस वजह से फ्रिक्शन हो रहा था ना, इंटरलॉकिंग की वजह से। तो बेटा जैसे ही इसके ऊपर हमने क्या डाला, हमने कोई लुब्रिकेंट डाल दिया, हमने कोई पाउडर या ऑयल डाल दिया, तो उससे बेटा ये जो इरेगुलरिटी थी ना, ये उसे भर जाती है, फिल कर दिया उसने। जैसे कोई रोड होता है, उसमें खड्डे होते हैं ना, हम सब ने देखे हैं। तो बेटा वहां से मोशन करना कितना मुश्किल हो जाता है अपने लिए, हम अपना साइकिल लेके जा रहे हैं, उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, खड्डे वड्डे हैं, मुश्किल है ना अपने लिए वहां से साइकिल चलाना। अगर हम उन खड्डों को भर दें, हमने उनमें सब में सीमेंट लगा दी, सब भर दिया, अब वहां से हम लोग साइकिल आराम से चला सकते हैं, यस और नो। हमने क्या किया, हमने उन खड्डों को भर दिया, ठीक है, हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया। वही सेम चीज है बेटा यहाँ पे, जो अपने सरफेसेस होते हैं उन सब में ऐसे ही खड्डे, ऐसे ही इरेगुलरिटीज होती हैं, हमने उनको पाउडर से या फिर हमने उनको ऑयल से या ग्रीस से या पॉलिश करके हमने उनको भर दिया। अब हमने उनको ऑलरेडी भर दिया बेटा, तो उनके ऊपर जो मोशन होगा वो अपने आप स्मूथ होगा, अब कोई इंटरलॉकिंग होएगी ही नहीं इरेगुलरिटीज की, ठीक है। हमने उनको क्या कर दिया, हमने उनको फिल कर दिया। आइए आपको बात समझ में, तो ये होता है एक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेंट। सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन और कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स, उनको ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ऑयल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, ये सारे के चिकने होते हैं बेटा ये, ठीक है। एक्शन क्या कैसे करते हैं, व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सर्फेसेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मूवमेंट बिकम्स स्मूथ। ये वही बात है बेटा कि जो इरेगुलरिटीज थी उनको तो हमने पाउडर डाल के भर दिया या ऑयल डाल के भर दिया, अब हमने सरफेस को स्मूथ कर दिया, अब सरफेस स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, तो मोशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। आई आपको बात समझ में, ये था एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। बॉल बियरिंग्स, ये देखिए बेटा ये वही बात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बेटा रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। कॉमन एग्जांपल्स आर यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सेलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल्स। देखिए बेटा बाईसाइकिल्स में, सेलिंग फैंस में, जितने भी अपने व्हील्स होते हैं गाड़ियों के, इन सब में हम लोग क्या लगाते हैं, बॉल बियरिंग्स लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये रही, ये आउटर सरफेस है बेटा,
ये इनर सरफेस है और इनके बीच में ये क्या है, बोल्स है मेटल की, ठीक है। तो जैसे मोशन स्टार्ट होगा बेटा, तो अब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, अब ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनके बीच में मेटल बॉल्स है। तो बेटा जब ये कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे, मोशन होगा जब। अब स्लाइड नहीं करेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। फिर क्या होगा? अब ये जो बीच में ये बॉल्स आ गई ना बेटा, ये रोल करती हैं जब मोशन होता है, ये ऐसे ऐसे रोल करेंगी। जब ये रोल करेंगी बेटा, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और रोलिंग फ्रिक्शन की जो उसकी जो ताकत है वो कम है, किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो बेटा फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। आई आपको बात समझ में? ये है बॉल बियरिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फ्रिक्शन के एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये वही वाली बातें हैं। फ्रिक्शन हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ हीट। यस, फ्रिक्शन से बेटा हीट प्रोड्यूस होती है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन हेल्प्स इन स्टॉपिंग बाईसाइकिल और एनी अदर व्हीकल बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक लगा लो, अपना व्हीकल रुकेगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। नेल्स कैन बी फिक्स्ड इन अ वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। हम दीवार के अंदर कील ठोकते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट, वॉक, जंपिंग आउट ऑफ एन एरोप्लेन विद अ पैराशूट। पैराशूट से हम ऊपर से जंप कर जाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना बेटा, तो अपने पैराशूट की जो स्पीड है ना वो स्लो डाउन नहीं होगी। हम लैंड कैसे करेंगे, हम नीचे कैसे आएंगे अगर स्पीड स्लो डाउन नहीं होगी तो फ्रिक्शन की वजह से ही उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है। इग्निशन ऑफ मैचस्टिक्स, माचिस जलाते हैं ना, फ्रिक्शन की ही वजह से। मोशन ऑफ पिस्टन्स प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द लेडर अगेंस्ट द वॉल। पिस्टन्स का मोशन है या कोई सीढ़ी लगाई है दीवार के साथ हमने, वो सब तभी पॉसिबल है जब वहां पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिसल जाएंगी चीजें। फ्रिक्शन नहीं होगा तो चीजें मोशन में ही रहेंगी, रुकेंगी ही नहीं। फ्रिक्शन नहीं होगा तो माचिस जलेगी ही नहीं। फ्रिक्शन नहीं होगा तो लिख ही नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन नहीं होगा तो चल ही नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन नहीं होगा तो चीजों को उठा ही नहीं पाएंगे, होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटा फ्रिक्शन के ये सब के सब एडवांटेज हैं। फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। वॉकिंग में, स्टॉपिंग में, लिखने में, होल्ड करने में, माचिस जलाने में, दीवार के ऊपर नेल्स फिक्स करने में, हर चीज में फ्रिक्शन चाहिए। ये फ्रिक्शन के एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन तो एक नेसेसरी एविल है। डिसएडवांटेज देखिए, फ्रिक्शन से बेटा हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ, हीट प्रोड्यूस होती है, विच में डैमेज मशीन्स एंड कॉज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बेटा फ्रिक्शन की वजह से अपना कोई व्हीकल चल रहा है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। और उस हीट की वजह से अपनी जो मशीनें हैं बेटा वो डैमेज हो जाती हैं उस हीट की वजह से, ठीक है। एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो एक अलग बात है। उस हीट को हम कहीं और यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी वेस्ट हो रही है और मशीनें भी खराब हो रही है। फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वियर एंड टियर क्या होता है? वियर एंड टियर होता है बेटा डैमेज होना। वियर एंड टियर होता है किसी चीज का डैमेज होना, खराब हो जाना। फ्रिक्शन की वजह से बेटा जो मशीनें हैं उनका वियर एंड टियर हो जाता है, खराब हो जाती हैं वो चीजें फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन उनके मोशन को रोकता है। फ्रिक्शन रेजिस्ट मोशन। कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर इज द फ्रिक्शन बिटवीन ट्री ब्रांचेज। जंगलों में आग लग जाती है ना, फॉरेन कंट्रीज में तो हमने बहुत सुना है, देखते हैं हम लोग न्यूज में। जंगलों में बेटा जो ट्री ब्रांचेज है वो एक दूसरे के साथ टच में आती हैं, घने जंगल है, वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। जब दो सरफेसेज आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं और मूवमेंट हो रहा है उनमें, ट्री ब्रांचेज में, तो बेटा हवा चल रही है, वहां पे मूवमेंट भी हो रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और फ्रिक्शन से क्या क्रिएट होती है? हीट क्रिएट होती है। और उस हीट से क्या हो जाती है बेटा? जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है। कितना नुकसान होता है, कितना वाइल्ड लाइफ का नुकसान होता है। प्रोडक्शन ऑफ नॉइस इन मशीन्स। कई बार अपनी मशीनें आवाज करने लग जाती है ना, पंखा जैसे खड़ 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 करने लग जाता है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। कंजप्शन ऑफ मोर फ्यूल इन व्हीकल। जब अपनी मशीनें जो है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, ये बेटा ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं फिर अपने जो मशीनें हैं, ठीक है। वैसे भी ये मोशन को रोकता है ना, तो कंजप्शन ऑफ फ्यूल क्या होता है? ज्यादा होता है। टाइम के साथ अपनी जो जूतों की सोल है बेटा वो घिस जाती है ना, फिर हमको चेंज करने पड़ते हैं फ्रिक्शन की वजह से। टायर्स घिस जाते हैं, हमको ये चेंज करने पड़ते हैं। स्टोन स्टेप्स वियर आउट। कहीं आप बार बार चढ़ रहे हो, वहां से पत्थर भी घिस जाते हैं। ब्रेक पैड वियरिंग आउट। जो ये ब्रेक पैड है बेटा ये भी खराब हो जाए, सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से। स्लोज डाउन स्पीड। और ये क्या है? फ्रिक्शन कॉजेज हीट। फ्रिक्शन से आग भी लग जाती है जंगलों के अंदर।
ये सारे के सारे फ्रिक्शन के क्या हैं बेटा, डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है, जरूरी भी है, इसके नुकसान भी हैं। स्पोर्ट्स के अंदर बेटा, इन स्पोर्ट्स फ्रिक्शन कैन बी बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल, दोनों चीजें हैं। हेल्पफुल कैसे है बेटा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ग्रिप ही नहीं बनेगी ग्राउंड के साथ, हम ना चल पाएंगे ना भाग पाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम फिसल जाएंगे, तो फ्रिक्शन जरूरी है। और हार्मफुल कैसे है, ये अपने मोशन को रोकता है, ये हमारे मोशन को रेजिस्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन स्पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन हेल्प्स एथलीट्स ग्रिप सरफेस फॉर रनिंग करनी है तो एथलीट को हेल्प करता है सरफेस की ग्रिप बनाने में, एंड जंपिंग, बट एक्सेसिव फ्रिक्शन कैन स्लो देम डाउन एंड कोज वियर एंड टीयर। दोनों चीजें हैं बेटा, फ्रिक्शन से ही हो पा रहा है और फ्रिक्शन उनको नुकसान भी दे रहा है। फ्रिक्शन उनकी स्पीड को स्लो डाउन भी करता है, और फ्रिक्शन जो है ना वो अगर नहीं होगा तो बेटा वो ग्राउंड के साथ ग्रिप भी नहीं बना पाएंगे, वो चल भी नहीं पाएंगे, वो भाग भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे बेटा अपना फ्रिक्शन का चैप्टर होता है खत्म। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज को हमने बहुत क्लैरिटी के साथ किया है, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी। अब मैं आपसे मिल लूंगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का एक सेशन लेके आऊंगी। जब हम एमसीक्यू और 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से माइंड के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, पेरेंट्स की बात मानेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टाटा।